जुनून किस्त नंबर 6। लूई के पापा ताने किधर हैं। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो उसे आवाज़ सुनाई दी। शायद वो खुद को अपने कमरे में ही तस्वर कर दी थी। इसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दी और उसके पास आ गई। आपके बाबा जानी तो यहाँ नहीं हैं, लेकिन आपकी दोस्त इधर ही है, जिसे आप आंखें खोलकर देख सकते हो। इससे आंखों पर हाथ रख के देखकर वो इसके पास बैठी उसके हाथों पर अपने हाथ रख चुकी थी। नहीं, लूई अपने बाबा दानी को देखकर आंखें खोलती है, मामा दानी को देखकर नहीं। वो मासूमियत से बोली थी। उसका अपने आप को इससे मामा जानी कहकर बुलाना अजीब लगा था। शायद कल रात की बातों का ही असर था। रूही, आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैं आपकी चाची हूँ, आप मुझे चाची कहकर बुलाया करो। आपके बाबा ने, मेरे पापा ने बोला है कि वो आपको मेरी मामा दानी बना देंगे, तो इस आप से आप मेरी मामा दानी हुई ना। वो आंखों से हाथ हटाते उसे देखते हुए बोली थी। वो अपनी बात से पलटने को तैयार नहीं थी, जबकि हीर को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था। इस मासूम बच्ची के जहन में उसके बाप ने क्या डाला था। नहीं, मैं आपकी मामा जानी नहीं हूँ। मैं नहीं जानती आपकी मामा जानी कहाँ है। मैं आपकी चाची हूँ, आप मुझे चाची कहकर बुलाया करो। आपके बाबा जान ने आपसे झूठ बोला। उसने गुस्सा दबाने की कोशिश की थी। नहीं, झूठ नहीं, सिर्फ गंदे लोग बोलते हैं। मेरे दादा दादी बहुत अच्छे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। रूही को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तब वो भी रूठे अंदाज में बोली। कोई उसके बाप को कुछ कह दे और वो खामोशी से सुनती रहे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। इसके अंदाज पर एक लम्हे के लिए हीर भी परेशान हो गई थी। अरे, मैं आप बाबा को थोड़ी कह रही हूँ कि आपके बाबा जानी ने झूठ बोला है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके बाबा जानी को कोई गलतफहमी हुई है और कुछ भी नहीं। और आप मुझे चाची कहकर बुलाया करो। वो इसे उठाकर रूम में ला जाने लगी थी, लेकिन रूही का मूड ऑफ हो गया था। वो खामोश हो गई थी। आज शायद वो अपने और हीर के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हो गई थी। उसे हीर चाहिए थी अपनी मामा जानी के रूप में। ये बात उसने शिद्दत से भरपूर अंदाज में समझी थी, लेकिन वो इसे किसी खुशफहमी में नहीं रहने दे सकती थी, जो रिश्ता कभी बन ही नहीं सकता था। इस रिश्ते की गलत बयानी करना एक इंतहाई बुरी बात थी और अयाम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी घटिया और गलीज सोच को उसने बेटी के अंदर अंडेल दिया था, जो इसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। रूही बेटा, प्लीज़ आप रोना बंद करो, थोड़ी देर तक आपके बाबा आ जाएंगे। रूही ने थोड़ी देर बाद ही रोना शुरू कर दिया था। उसके बाप के बिना उसकी कोई सुबह नहीं होती थी। वैसे ही थोड़ी देर पहले उसकी अयाम से बात हो गई थी वीडियो कॉल पर। उसने उसे सारी बात की थी। रूही ने उसे कुछ बताया था। फ़ोन बंद होने की थोड़ी देर बाद उसने रोना शुरू कर दिया था। वो आज उसके पास नहीं जा रही थी। हीर और तानिया के साथ साथ सारे मुलाजिम अलर्ट हुए उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो याम के अलावा किसी और से संभलती ही कहाँ थी। जनाजा 11 बजे के करीब था, जो यकीनन हो चुका था। अब तक अयाम निकल चुका होगा, लेकिन रूही को कौन संभालता, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुलाजमों के मुताबिक अयाम रूही को अकेला छोड़कर नहीं जाता था। वो सुबह इससे मिलकर जाता था और दिन में 2 या 3 मरतबा फ़ोन करके इसकी खैरियत जानता था और ख़ुद इससे बात नहीं करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका। तानिया ने कहा था कि रास्ते में सर्विस का कोई मसला है, शायद इसलिए सर ने अभी तक फ़ोन नहीं किया, लेकिन फिर भी सुबह बात हुई थी अयाम की रूही से। रूही जो हर वक्त खेलती कूदती रहती थी, आज उसे अपने बाप के लिए रोता देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो इस मासूम बच्ची को कैसे संभाले उसे समझ नहीं आ रहा था। वो इसे अपने साथ लगाए दाएं बाएं घूम रही थी। रूही ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया था। उसने दूध तक नहीं पिया। आज उससे शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं किया था इतना आज वो अयाम के आने का कर रही थी। बस एक बार वो शख्स घर आ जाए और कुछ नहीं चाहिए था। रूही के आंसू उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसने रूही को चुप करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो इसकी बात मानने को तैयार न थी। वो इसे सुनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसकी किसी बात को नहीं सुनना चाहती थी। इसके रोने की वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। जब अचानक गाड़ी रुकी, यकीनन वो वापस आ चुका था। हीर रूही को उठाती तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, जबकि वो भी जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो रहा था। उसे देखते ही रूही उसके पास जाने को मचल उठी, जबकि वो भी तेजी से उसकी तरफ आता उसे अपने बाहों में अपने साथ लगा चुका था। मेरी जान, मेरा बच्चा इतना रो रहा था, क्या हो गया? इतने मोटे मोटे आंसू मेरी प्रिंसेस की आंखों में। वो इसकी दोनों आंखों को चूमकर अपने साथ लगाए हुए था, जबकि रूही को चुप देखकर वो भी पुरसकून हो गई थी, लेकिन शायद दूसरा इंसान पुरसकून नहीं था। वो उसे घूरते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था। सब नौकर जो अपनी शामत का इंतजार कर रहे थे, खुद के बजाय उसे हीर की जानिब गुस्से से देखते हुए परेशान हुए। तुमसे एक छोटी बच्ची नहीं संभलती? कितनी बेवकूफ़ हो तुम। छोटी बच्ची हो क्या जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब बच्चा रोता है तो क्या करना चाहिए? मुसलसल कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? कुछ होश है तुम्हें? इस तरह बनोगी तुम इसकी माँ? इस तरह रखोगी इसका ख्याल? देखो ही, प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी बेटी के मामले में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और खबरदार, आज के बाद तुमने मेरी बेटी से उल्टी सीधी बात की। मेरी बेटी की आंखों में आंसू तुम्हारी वजह से हैं। क्या कहा था तुमने सुबह इसको बेड पर कि तुम इसकी माँ नहीं हो? गुस्से से घूरते हुए
बोला, जबकि इससे सवाल पर वो बौखला कर इसे देखने लगी। तुम उसकी माँ हो और ये बात मैंने इसे बताई है, और उसका बाप कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी बेटी के दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा डालने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को तैयार कर लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। इस दिमाग में अच्छे तरीके से ये बात डालो कि तुम इसकी माँ हो और तुम्हें इसकी माँ बनकर ही ख्याल रखना पड़ेगा। आज के बाद अगर तुमने मेरी बेटी से कोई भी उल्टी सीधी बकवास की ना, तो इसकी आंखों में आंसू आने से पहले तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकलेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? वो बड़ी मुश्किल से बोलने के काबिल हुई थी। सब कुछ पता है तुम्हें, बार बार दोहराऊंगा नहीं। मोहब्बत हो गई है तुमसे, बहुत जल्द साथ का किस्सा ख़त्म करके तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अपने दिमाग से उल्टे सीधे खराफात निकाल दो। मेरी होने वाली बीवी हो तुम। इसे संभालो, इसका ख्याल रखो, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला कर चुका हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी का भी। अपने आप को मेरे लिए तैयार कर लो। तुम पर और तुम्हारी रूह पर मेरा हक है। मम्मा दानी दंदी। रूही सू सू करती उसके साथ लगी बोली थी, नहीं मेरी जान, वो गंदी नहीं है, बस अभी उसे पता नहीं है। हम उसे बता देंगे ना सब कुछ। वो इसे अपने साथ लगाए अंदर ले गया, जबकि हीर को अब समझ आया था कि रूही क्यों रो रही थी। वो कमरे में आई तो उसका गुस्से से बुरा हाल था। उसने एक लम्हा भी यहाँ ना रुकने का फैसला कर लिया था। अपना बैग निकालते हुए उसने सामान अलमारी से निकालना शुरू कर दिया था। ये शख्स इस हद तक जा सकता था, उसके वहमो गुमान में भी ना था। वो समझता क्या है इसे, वो जो कहेगा हीर वहीं करेगी। वो क्या इसके हुक्म की गुलाम थी, कोई कठपुतली थी जो इसके हाथों के इशारों पर नाचती रही? वो किसी की बीवी थी, किसी की इज्जत थी। और वो शख्स इस पर किस तरह हक जता रहा था। अब तो वो इस घर में एक सेकंड भी मजीद नहीं रुकना चाहती थी। अपना ज़रूरी सामान पैक करते हुए उसने बैग की जिप लगाई थी, जब कमरे में तानिया दाखिल हुई थी। ये तुम क्या कर रही हो हीर? ये सब पैक क्यों कर रही हो? परेशानी से उसके बैग को देखते हुए उससे पूछने लगी। ये तुम मुझसे पूछ रही हो तानिया? क्या ये सब कुछ देखने के बाद भी कुछ बाकी है? वो इंसान पागल हो चुका है, दिमाग ख़राब हो चुका है उसका। मेरी भूल थी जो मैं उसे एक शरीफ इंसान समझ रही थी। वो इंतहाई घटिया और गलीज इंसान है कि हद नहीं। मैं एक सेकंड मजीद उसके घर में नहीं रुक सकती, समझी? क्या रखा है उसने मुझे? वो जो चाहे करता फिरेगा और मैं खामोशी से सब बर्दाश्त करूंगी। वो जो कहेगा, जैसे कहेगा, मैं खामोशी से सुनती रहूंगी। और वो लोग और होंगे जो उसके चारों पर चलते होंगे। मैं मज़ीद उसके घर में नहीं रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। बता देना उसे तुम। वो होता कौन है मुझ पर हक जताने वाला? मेरे शोहर ने चंद दिन के लिए उसे मेरी जिम्मेदारी क्या दी? तो उसका ये मतलब नहीं कि मुझे अपनी बीवी ही समझ ले। ये रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठकर मेरी बात सुनो। तुम क्या बोले जा रही हो? वो उसे थमकर बेड पर बिठाते हुए कहने लगी। उसके गुस्से को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही थी। हीर की जगह कोई भी लड़की होती तो शायद वो इसी तरह से रिएक्ट करती। लेकिन दूसरी तरफ अयाम सिकंदर था। वो खुद ये उम्मीद नहीं रखती थी इससे कि वो इस तरह का कुछ करेगा, लेकिन वही उसे मामा कहकर बुला रही थी, तो मतलब साफ था कि वो इसके बारे में बहुत कुछ सोचे हुए है। शायद वो इसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहा है। लेकिन वो एक शादीशुदा लड़की है, वो किसी गैर की नहीं, उसकी कज़न की ही बीवी है। वो इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था? हीर का गुस्सा उसे जायज़ लग रहा था, लेकिन वो याम के लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी। याम ऐसा शख्स हरगिज़ नहीं था जैसा हीर समझ रही थी। न जाने इसके लिए वो इस तरह से क्यों सोचने लगा था। हालांकि उसने याम को हमेशा सब लोगों के हक में बेहतर ही पाया था। मैं नहीं बैठ सकती रिलैक्स होकर, और ना ही मैं यहाँ रहूँगी। मुझे यहाँ से जाना है और तुम मेरे रास्ते में हरगिज़ मत आना। उसे बाहर निकालकर अपना सामान लिए बाहर निकली थी, जबकि तानिया भी उसके पीछे कदम उठाती बाहर निकली थी। वो अपना सामान नीचे लिए आई थी और बिना किसी को मुखातब किए वो बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सब मुलाजिम हैरानगी से उसे देख रहे थे। थोड़ी देर पहले जो यहाँ तमाशा हुआ वो सब ने देखा था, इसलिए वो मज़ीद कोई तमाशा नहीं लगाना चाहती थी। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, जब अचानक दरवाजे के सामने खड़े दोनों गार्ड्स उसके सामने आ गए। रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे जाना है यहाँ से। वो बेहद गुस्से से मुखातब हुई थी। नहीं मैडम, आपकी जान को खतरा है, हम आपको बाहर नहीं जाने दे सकते। सर ने हमें सख्ती से मना करा है रखा है, आप इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। हट्टे कट्टे गार्ड ने सर झुकाकर नरमी से उसे समझाते हुए कहा था, तुम्हारा सर कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ो। मैं जीऊँ या मरूँ, यहाँ मुझे किसी इंसान से मेरा कोई तल्लुक नहीं है और ना ही मुझे यहाँ कोई रोक सकता है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल किए बिना बोली थी। मैम प्लीज़ समझने की कोशिश करें, हम इस तरह से आपको बाहर नहीं जाने दे सकते। आप पर पहले भी हमला हो चुका है, वो लोग जेल से भाग गए हैं, आज़ाद हो चुके हैं। वो लोग आप पर दोबारा भी हमला कर सकते हैं। सर हम पर गुस्सा होंगे और हमें नौकरी से निकाल देंगे। गार्ड्स उसे समझाते हुए बोला, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम सब, अब मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं तुम सब या मैं पुलिस को कॉल करूँ? वो धमकी देते हुए बोली थी, जबकि गार्ड्स एक तरफ खड़े हो गए थे, क्योंकि पीछे से किसी की कदमों की चाप सुनाई दी थी। वो समझ चुकी थी कि उसके पीछे कौन है, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा था। क्यों फजूल में हलकान हो रही हो? और लड़की, शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। इस घर से तुम कहीं नहीं जा सकती। वापस अपने कमरे में जाओ और अपने आप को पुरस्कून करो। बहुत जल्द तुम्हारे हक में एक बेहतर फैसला करूंगा। वो संजीदगी से लफ्ज़ अदा करते हुए उसकी तरफ आ रहा था, जबकि वो गुस्से से पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। देखिए अयाम सिकंदर साहब, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगर ताल्लुक है भी तो सिर्फ इतना कि मैं आपके कज़न की बीवी हूँ। आप फजूल में इन सब चीज़ों में मुझे घसीट रहे हैं। मैं नहीं जानती कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपने शोहर के पास वापस जाना चाहती हूँ। यकीनन ये सब
आप अपनी अना की तस्कीन के लिए कर रहे हैं। शायद आप मुझसे कल रात के थप्पड़ का इंतकाम लेना चाहते हैं। वो खुद ही अंदाज़ा लगाते हुए बोली, लेकिन आप मुझे यहाँ ज़बरदस्ती कैद नहीं रख सकते। वो इसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली, क्योंकि जिस तरह का वो सलूक इससे कर रहा था, वो इससे किसी तरह का पंगा नहीं ले सकती थी। वो इस वक्त इसके रहमो करम पर थी। यहाँ इसकी हुकूमत थी, वो इसके साथ कुछ भी कर सकता था। शायद ये बात कर रहा था ख़त्म ही हो जाती अगर वो इसे थप्पड़ ना मारती। यकीन ये सब कुछ वो इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए कर रहा है। उसे अपनी बात समझाने के लिए उसे आराम और सुकून से बैठकर ही उससे बात करनी थी। इसलिए वो अपना गुस्सा एक तरफ रखते हुए सुकून से बात करने लगी। मैं तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती कैद नहीं कर रहा हीर, मैं तो तुम्हें अपने दिल में कैद करना चाहता हूँ, वो भी हमेशा के लिए। बहुत जल्द मैं तुम्हें कैद करके अपने दिल के दरवाजे पर ताला लगा दूंगा, ताकि तुम कभी इस कैद से रिहाई ना हासिल कर सको। वो दिलकश अंदाज में कहते हुए मजीद उसके करीब, लेकिन फ़िलहाल उस तरह का कोई हक अपने पास महफूज नहीं रखता। और दूसरी बात, मैं तुम्हें यहाँ से इसलिए बाहर नहीं जाने दे रहा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम पर किसी तरह की भी कोई आँच आए। बहुत ख़ास हो तुम मेरे लिए, किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। जाओ, ये सामान ऊपर ले जाओ। उसने मुलाजिम को देखते हुए कहा था, जो फ़ौरन उसकी बात मानने के लिए तैयार खड़ा उसका सामान घसीट कर ऊपर कमरे में ले जाने लगा। हीर ने उसे रोकना चाहा था, लेकिन अय्याम ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तवाज़ुन बरकरार न रखने की वजह से उसके चौड़े हिस्से सीने का हिस्सा बनी थी, लेकिन वो खुद एक गैर महरम के इतना नज़दीक महसूस करते वो इसके सीने पर हाथ रखकर खुद को इससे दूर करने की कोशिश करने लगी। यहाँ पर बैठकर आराम से मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। वो इसे सोफे पर बिठाते हुए खुद इसके बिल्कुल साथ बैठकर उसका हाथ थाम चुका था। उसके पास उसकी बात सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो खामोशी से उसकी बात सुनने लगी थी। तुम्हारे साथ गेम खेला गया है, बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। फिलहाल तुम इस बात को कबूल करो कि साथ तुम्हारे काबिल नहीं था, है साथ जैसा इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला है, जिसको जानकर तुम्हें बेहद अफसोस होगा। वो शायद इन सब चीज़ों को बहुत आसान समझ रहा था, लेकिन तुमसे शादी के बाद एहसास हुआ कि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी उसने सोची थी। उसने अपने मतलब की खातिर तुम्हें इस्तेमाल किया है। तुमसे शादी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, वरना तुम सोचो कि तुम जैसी लड़की जो उसे कुछ दे ही नहीं सकती, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई ने जहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं दी तुम्हें। बस करें, खुदा के लिए बंद करें अपनी बकवास। जब आप सीधे तरीके से मुझे यहाँ नहीं रोक पा रहे हैं, तो मेरे शोर पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है आपने। खुदा के लिए अपनी गंदी नीयत को किसी दूसरे ऊपर ना डालें। साथ कैसा इंसान है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। सिर्फ निकाह नहीं किया, उससे शादी से 7 माह पहले तक उससे राब्ता रहा है। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बात होती रही है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। खुदा के लिए मेरे शोहर पर आप किसी तरह का भी सवाल उठाने के बारे में सोचिएगा भी नहीं, वरना मुझे आपकी इन हरकतों के बारे में उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है। अगर आप अपनी इज्जत रखना चाहते हैं तो मुझे यहाँ से जाने दें। वो बूढ़ी औरत आपको बेटा बेटा कहते नहीं थकती, और मेरा शौहर आपको अपने भाई से बढ़कर समझता है, लेकिन आप अपनी अय्याश फितरत की वजह से अपने ही खानदान की औरतों पर ऐसे नज़र रखते हैं। आपको तो जेल में बंद करना चाहिए। आप जैसे मर्दों को कोई हक नहीं कि बाहर आज़ादाना तौर पर घूमने का। और आप, अगर आपने कोई भी बकवास की तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी आप पर केस करने का। इसका धमकी देने का अयाम के लबों पर मुस्कुराहट बखेर गया था। एक तो हमारी मश्क की लड़कियां पता नहीं शोर को क्या समझ लेती हैं, उनके खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। लेकिन मैडम, आज के दौर में कोई फरिश्ता नहीं है, और आप जो साथ को फरिश्ता बनाए हुए हैं, मैं उसकी हकीकत भी बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इतना जानना काफ़ी है कि बहुत जल्द साथ आपको खुद से अलग कर रहा है। और अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने मेरी बात मान ली, वरना जो तुम्हारे साथ होने वाला था ना, इसके बाद शायद तुम इस पूरी दुनिया पर किसी पर भी यकीन नहीं कर पाती। लेकिन ये सच भी बहुत जल्द तुम्हारे सामने खुल कर आ जाएगा। मैं साथ के बारे में बात करके अपने लफ्ज़ हरगिज़ ज़ाया नहीं करूँगा। तानिया, उसे कमरे में लेकर जाओ और जितना जल्दी हो सके उसे ये बात समझाओ कि ये मेरी होने वाली बीवी है, जिस पर मैं अब किसी गैर मर्द की नज़र भी नहीं पड़ने दूँगा, साथ की भी नहीं। साथ कोई गैर नहीं, शोर है मेरा। वो फिपरी हुई शेरनी की तरह धाड़ी थी। आज से नहीं है वो तुम्हारा शोर। तुम्हारे साथ महरम रिश्ता सिर्फ अयाम सिकंदर बनाएगा। तुम अयाम सिकंदर की बीवी कहलाओगी। अपने दिलो दिमाग से इस शख्स का नक्श मिटा दो, वरना मैं इसे दुनिया से मिटा दूंगा। वो आंखों में चिंगारियां लिए दाड़ा था। मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं है, और ना ही मेरा शोहर आपके कहने पर मुझे छोड़ेगा। बेहतर होगा कि आप मुझे इस घर से जाने दें। ये तो बात की बातें हैं। फिलहाल अपने कमरे में जाओ। मुझे सोचो, और साथ की सोच तुम्हारी सोचों में भी नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। ये कहते हुए वो लंबे लंबे ढक भरता अपने कमरे की तरफ चला गया था, जबकि उसने एक नज़र दरवाजे पर खड़े गार्ड्स को देखा और फिर तानिया की तरफ से, जो उसे कब से वापस कमरे में चलने के लिए कह रही थी। यार, तुम एक बार आराम सुकून से बैठ कर सोचो तो सही। सर ने यूं ही तो नहीं कहा होगा तुम्हारे शोर के बारे में कुछ। सर बहुत वक्त से इन चीज़ों को देख रहे हैं।
और समझ रहे थे। तुम्हारे शोर के बारे में उन्हें सब कुछ पता था। ज़रूर वो कुछ तो जानते हैं, वरना वो अपने भाई के बारे में भला ऐसे क्यों कहते? ज़रूर इसके बारे में उन्हें कुछ पता चला है, तभी तो वो इतने यकीन से कह रहे हैं। तानिया उसके पास बैठी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। तानिया प्लीज़ खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। इस वक्त मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो मुसलसल साथ को फ़ोन करते हुए उसे कह रही थी, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। यार तुम इस शख्स के लिए क्यों अपना आप बर्बाद कर रही हो, जो तुम्हें अहमियत ही नहीं देता कि तुम्हारा फ़ोन ही उठा ले। अब तानिया को भी गुस्सा आ रहा था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस आदमी ने साथ के साथ कुछ गलत कर दिया है, वरना अब तक उनका फ़ोन ऑफ ना होता। इसे अब एक और परेशानी खाई जा रही थी। तानिया तो उसे देख कर ही रह गई थी। हद है, वो शख्स तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा और तुम्हें लग रहा है कि अयाम सर ने कुछ गलत कर दिया होगा इसके साथ। मुझे तो ये तुम्हारा शोर ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। सर तो ये भी कह रहे थे कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। सर तो बता रहे थे कि जस्ट शट अप तानिया, मेरे सामने बार बार उस आदमी का नाम लेना बंद करो और प्लीज़ इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। वो गुस्से से उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। तानिया उसके करीब से उठकर बाहर निकल गई। उसकी आंख उसके चेहरे पर नन्हे नन्हे हाथों का लम्स महसूस करते हुए खुली थी। क्या हुआ रूही मेरी जान, भूख लगी है मेरे बच्चे को? उसके दूध की फीडर पास करते हुए बोला। वो अभी ही उसके साथ आकर लेटा था। मामा दानित किधर है? वो हैरानगी से उसे देखते हुए बोली थी। वो अपने कमरे में है मेरी जान। वो उसे अपने करीब करता हुआ इसके चेहरे से उसके बाल पीछे करता उसे फीडर पकड़ाने लगा था। वो माले लूम में कब आकर सोएंगी? वो इसकी मूंछों के साथ छेड़खानी करते हुए पूछने लगी। वो हमारे साथ क्यों सोएंगी भला? उसका अपना कमरा है। उसने मुस्कुराते हुए उल्टा उससे सवाल किया था। तिन और ट्विन अपने रूम में सोते हैं और उनके बीच में प्रिंसेस होती है। उसने उसके सर पर हाथ मारते हुए उसकी मालूमात में इजाफा किया था, जबकि इसकी बात पर अयाम का दिलकश कहका कमरे में बुलंद हुआ था। अरे वाह, मेरी बेटी को तो सब कुछ पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जब तक शादी ना हो जाए किंग और क्वीन एक साथ नहीं सोते, तब तक उन्हें अलग अलग रूम में सोना होता है। उसका माथा चूमते हुए अब की बार उसने ज़बरदस्ती उसके मुंह में फीडर डाल दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मज़ीद इससे बातें करते हुए जागती रही, उसे जल्दी नींद नहीं आएगी और फिर कल सुबह वो एक्टिव नहीं हो गया और वो अपनी बेटी को सुस्त हरगिज़ नहीं देखना चाहता था। आखिरी सवाल, शादी तब होती? वो अपने नन्हे नन्हे हाथ से एक उंगली दिखाते हुए बोली थी। बहुत जल्द, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आपकी मामा जानी के रुतबे पर फैज़ हो जाएंगी। हम बहुत जल्द उन्हें इस कमरे में ले आएंगे। मज़ीद कोई सवाल नहीं, जल्दी से ये दूध फिनिश करो और सो जाओ। वो इसे ज़बरदस्ती दूध पिलाते हुए सुलाने की कोशिश करने लगा, जबकि अपनी बेटी के चेहरे पर सुकून देखकर वो खुद भी पुरसुकून हो गया था। लेकिन असल सुकून उसे तब मिलना था जब साथ उसकी बात पहुँच सुनकर उसका काम करता। वो अब उसका मज़ीद ताख़ीर नहीं करना चाहता था। मैं आपको कल से फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, अम्मी जान आपकी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? आप जानती हैं मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ, यहाँ मेरी हालत ख़राब हो रही थी। अगर आप अब भी फ़ोन ना करती तो ना जाने क्या होता। आपको पता है यहाँ क्या हुआ है? वो अयाम प्लीज़ बेटा मेरी बात सुनो, इस वक्त हम बहुत बड़े मसले का शिकार हो चुके हैं। साद ने उन सब लोगों को एक आम सा गुंडा समझ रखा था, लेकिन उनका तल्लुक अंडरवर्ल्ड से है। हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये लोग इतने खतरनाक हो सकते हैं। अयाम ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। अब हम जिस मुसीबत में फंस चुके हैं, इससे हमें कोई नहीं निकाल सकता। मेरे बेटे से गलती हो गई है। उसने सोचा कि हम पैसे लेकर भाग जाएंगे और यहाँ से दूर जाकर हम अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसका अंजाम ऐसा होगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। हमने सोचा था कि वो लोग कभी भी हम तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये हमने सोचा भी नहीं था। ये अलग अलग ग्रोह हैं, इनकी आपस में दुश्मनियाँ हैं। साद इन सब में फंस चुका है। ये दोनों ग्रोह साथ को धमकियां दे रहे हैं। अब इसका कोई हल नहीं है। मैं खुद सोच सोच कर परेशान हो चुकी हूँ, बल्कि रो रो कर हलकान हो रही हूँ। एक तरफ मैं अपना भाई खो चुकी हूँ और दूसरी तरफ बेटे की जान को हर वक्त खतरा लगा रहता है। वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी की भी जान लेने में एक लम्हा भी नहीं लगाते। वो हीर को एक ही सांस में बोले जा रही थी, जबकि हीर को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी और अब तो उन्होंने बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। अम्मी जान आप क्या कह रही हैं? मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी मुसीबत? आप कौन से ग्रोह की बात कर रही हैं? किससे खतरा है साथ को? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं? वो इनकी बात काटते हुए बोली, जबकि दूसरी तरफ से सब हीर सब बातों से अनजान थी। अम्मी जान ये सोचकर ही परेशान हो गई थी। अभी तक वो कुछ भी नहीं जानती थी। अयाम ने उसे कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि उसने कोई बात सुनी ही नहीं थी। अयाम शायद उसे कुछ बताना चाहता था। बेटा यहाँ कुछ लोग आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी ने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो परेशानी से फ़ोन को घूरने लगी।
अब उसका तजस्सुस और बढ़ गया था। किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी? अम्मी ने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? साद को किससे खतरा था? कौन थे जो साद को मारना चाहते थे और क्यों? बहुत सारे सवाल उसके ज़हन में गर्दिश करने लगे और इसका जवाब सिर्फ़ अय्याम के पास था। वो जल्दी से अपने सर पर दुपट्टा लेती कमरे से बाहर निकली थी। वो सब कुछ जानना चाहती थी। इस आधे अधूरे किस्से ने उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। बहुत तेज़ी से कमरे से बाहर निकली और उसके सारे सवालों के जवाब सिर्फ अयाम के पास थे। लेकिन हर तरफ अंधेरा देखकर उसने अपने कदम रोक लिए थे। उसे इस वक्त अयाम के कमरे में जाना मुनासिब नहीं लगा था। सुबह होने का इंतज़ार करना चाहिए, इस सोच के साथ वो कमरे में लौट आई। लेकिन सारी रात उसे नींद नहीं आई थी। अम्मी और इनकी बातें, सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे थे। टेंशन से उसका बुरा हाल था और इस टेंशन से सिर्फ उसे अल्लाह पाक ही बचा सकते थे। उसे जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के हजूर झुक कर दुआ मांगी थी कि उसके शौहर की मुसीबत टल जाए और वो सही सलामत वापस आ जाएँ। सुबह होते ही वो अपने कमरे से निकल आई थी। ना जाने कब अयाम ने आना था, लेकिन वो इसके जागने का इंतज़ार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। वैसे भी उसने सारी रात यही किया था, कुछ देर और सही। उसे एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आई थी। साद की जान को खतरा है, इस सोच ने उसे सुकून न लेने दिया था। तानिया ने आकर उसे नाश्ते के लिए पूछा था, जिस पर उसने इनकार कर दिया था। उसके अलावा ना उसने कोई फालतू बात नहीं की थी और ना ही उसके पास आकर बैठी थी। यहाँ तक कि वो रात उसके कमरे में भी नहीं रुकी थी। इस वक्त वो खुद भी तानिया के मुंह से अयाम की तारीफ सुनने की का इरादा नहीं रखती थी। वो शख्स कैसा था, आहिस्ता आहिस्ता उस पर खुल रहा था। अच्छे इंसान का मुखौटा पहने वो अंदर से एक अलग ही इंसान था। अगर उसे बहरूपिया कहा जाए तो गलत ना था। ना जाने उसके कितने रूप थे दुनिया के सामने। वो बहुत अच्छा बनकर घूम रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई और ही शख्स था। हीर इसकी आंखों से इसके अंदर मौजूद इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद ये नामुमकिन था। तानिया के लिए वो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान था, लेकिन हीर के लिए वो शैतान था। और अभी तक उसने इस शैतान की सिर्फ एक झलक देखी थी, जिसमें वो साथ को कुछ भी करने की धमकी दे रहा था। इसे तो लग रहा था फिर साथ के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो उसमें भी इसी का हाथ होगा। उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है उससे लगा उसी शख्स का हाथ है। हीर का खूबसूरत चेहरा यकीनन उसकी नज़र में आ चुका था और उसे वो अपनी एंटरटेनमेंट का सामान बनाना चाहता था। लेकिन हीर के इनकार ने उसकी मर्दाना अना को जगा दिया था। जितना मगरूर और अमीर वो शख्स था, यकीनन वो इसकी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि किसी लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और यही रिजेक्शन उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो बदला लेना चाहता था और उसके इनकार को अपने लिए चैलेंज समझ बैठा था। और अब वो अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए कुछ भी कर सकता था। शायद वो इससे शादी भी इसी वजह से वो साथ को नुकसान पहुंचा रहा था। साथ के बारे में जो भी बातें उससे सुनने को मिल रही थी वो इसकी चाल थी। शायद वो साथ को फँसाकर अपना मकसद पूरा करना चाहता था। वो इससे शादी की ऑफ़र करना चाहता था, जिसके पीछे की वजह ये वो यकीनन अपनी बेटी के लिए एक माँ और अपने लिए एंटरटेनमेंट का सामान चाहता था। उसकी खूबसूरती पर उसका दिल आ गया था और जिस दिन यकीनन उसका दिल भर जाता, उस दिन वो रूही की माँ की तरह उसे भी छोड़ देता। उसे यकीन हो गया था कि रूही की माँ के साथ भी उसने कुछ गलत ही किया होगा, वरना एक माँ कितनी ही मजबूर क्यों ना हो, वो अपनी औलाद को छोड़ कर नहीं जा सकती। और रूही जैसी मासूम बच्ची को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भला माँ का दिल कर सकता था अपनी बेटी को छोड़ने का? वो एक गैर होकर इसके लिए इतना खूबसूरत एहसास रखती थी, तो वो तो सिर्फ उसकी माँ थी। इसे अयाम की सारी चाल समझ आ चुकी थी। सिर्फ उसके साथ वक्त गुजारने का ख्वाहिशमंद था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब उसे रूही की मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। वो उसके साथ बातें करते हुए नीचे आ रही थी। रेड कलर की फ्रॉक में वो बिल्कुल छोटी सी गुड़िया लग रही थी, जबकि अय्याम की कसरती बाजुओं में अपनी उम्र से भी कम लगती थी। उसे देखते ही वो उठ खड़ी हुई और उससे बस अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वो उसे अपने इंतज़ार में देखकर न जाने क्यों उसे खुशी हुई थी। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ा। रूही, मामा जानी को गुड मॉर्निंग विश करो जैसे बाबा जानी को करती हो। वो रूही को इसके हवाले करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मामा तानी। वो खुशी से बोली, जबकि वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन वो इस मासूम का दिल ख़राब नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके विश करने पर नरमी से मुस्कुरा दी। जबकि वो इन्हें आपस में लगे देखकर कदम आगे बढ़ा चुका था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो अचानक से बोली थी। वो पलट आया था। जी फरमाइए। वो मुस्कुराकर उसे नाश्ते की मेज़ की तरफ चलने का इशारा करने लगा था। आप कल मुझे साथ के बारे में क्या बताना चाहते थे? वो यूं ही खड़ी हुई बोली जब एक मुलाजिम तेजी से अंदर आया। सर, ये मैम के लिए पार्सल आया है। साथ की तरफ से वो पार्सल हीर को देते हुए बोला, क्या है इसमें? वो पार्सल खोलते हुए बोली, मेरे ख्याल में पहले तुम्हें नाश्ता करना चाहिए। अयाम ने उसे देखकर कहा, लेकिन वो इग्नोर करती पार्सल खोल चुकी थी। इसमें कुछ पेपर्स थे। साथ ने मुझे पेपर्स क्यों भेजे हैं? वो परेशान सी पेपर्स खोलने लगी, जबकि अयाम खामोशी से रूही को उसकी गोद में से लेकर आगे बढ़ चुका था।
जब उसे पीछे से किसी के गिरने की आवाज़ आई थी, उसने गहरा सांस लिया और पीछे मुड़कर देखा जहाँ वो बेहोश पड़ी थी। तानिया भागकर उसके पास आई, जबकि मुलाजिम ने डॉक्टर को फ़ोन किया। रूही भी उसकी गोद से निकलकर भागी थी। मामा दानी तो क्या हुआ है? वो आंखों में हैरानगी लिए कभी हीर और कभी अपने बाप को देख रही थी। उसने आगे बढ़ते हुए उसका नाजुक सा वजूद अपनी बाहों में भरा और यूं ही उठाकर उसे अपने कमरे में ले आया। इन्हें झटका लगा है, इन्होंने किसी बात की टेंशन ली है, इसीलिए इनकी हालत इतनी खराब हुई है। शदीद किस्म के जहनी दबाव का शिकार हैं। आप इनका ख्याल रखें और टेंशन से इन्हें दूर रखें। डॉक्टर इसे चेकअप करने के बाद तफसील बता रही थी। शुक्रिया डॉक्टर, हो सकता है आपको दोबारा जहमत देनी पड़े। कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है। वो अलविदाई कलमात कहती कमरे से निकल गई। तानिया और रूही इसके पास बैठी थी, जबकि वो साद के भेजे हुए पेपर्स को पकड़े हुए पढ़ रहा था। साद और ये कदम हीर के लिए अच्छा साबित हो सकता था, मगर ये हीर के लिए बहुत बड़ा झटका था। साद उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका था, बल्कि खुद को हर मुसीबत से निकाल चुका था। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। हीर इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। साद को अंदाज़ा भी ना था कि वो हीर को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर कितनी बड़ी मुसीबत के हवाले कर रहा था। साद को ये लग रहा था कि अगर हीर उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगी तो उसका मसला हल हो जाएगा, लेकिन अब ये मसला हल होता है या मज़ीद बढ़ता है, ये तो अब अयाम नहीं देखना था। इस वक्त उसे हीर की फ़िक्र हो रही थी, जो अपने होश व हवास में न थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि साद को इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत क्या थी। उसे यहाँ आकर हीर को अपना मसला समझाना चाहिए था। इसके बाद ही उसे इतना बड़ा फैसला करना चाहिए था। उसने बुज़दिली का सबूत दिया था। उसे अपना मसला बताए बिना, उसे कुछ भी समझाए बिना, उसे यूँ अचानक से अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया था। हाँ, ये सच है कि उसने साद को कहा था कि तुम हीर को छोड़ दो, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो हीर को इस तरह बेआसरा और बेसहारा छोड़ देता। साद उसे इतना बुज़दिल कभी नहीं लगा था। वो हीर का सामना नहीं करना चाहता था। लोग इतने दिनों से इस बात से बात नहीं कर रहा था। इन दोनों का राब्ता ख़त्म हो चुका था। ये सारी बात अयाम जानता था, लेकिन ये जो हरकत उसने की थी वो सच में नाकाबिले कबूल थी। न जाने हीर के दिमाग पर अब इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ता है। हीर, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? तानिया उसके पास बैठी हुई थी। जब उसे होश आया, रूही तो उसकी आंखें खुलते देखकर शोर मचाती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। शायद नहीं, यकीनन वो अपने बाप को बताने गई थी कि वो जा गई है, जबकि हीर हर तरफ देखती कंफ्यूज सी उठकर बैठ गई थी। इस वक्त वो अजीब तरह की कश्मकश का शिकार थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है हीर, हमने ये मेडिसिन भी लेनी है। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए दलिया बना देती हूँ, या फिर यखनी बेहतर रहेगी। इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। फिलहाल तुम्हें किसी बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया हुआ है और तुम जहनी दबाव का शिकार हो, और ये जहनी दबाव तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। सर ने कहा था कि तुम्हारे होश में आते ही एक बार फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। अभी रूही गई है उन्हें बताने के लिए। तुम उठकर फ्रेश हो जाओ। डॉक्टर दोबारा आएगी तुम्हें चेक करने के लिए। मैं तो परेशान हो गई थी कि अल्लाह जाने तुम्हें क्या हो गया है। हीर, मैं जानती हूँ कि इन सब चीज़ों को तुम्हें कबूल करने में वक्त लगेगा, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में जो भी होता है वो अल्लाह पाक की रज़ा से होता है। वो शख्स तुम्हारे काबिल ही नहीं था, जो खुद तुम्हारे रास्ते से हट गया है। इसमें इतनी हिम्मत भी न थी कि तुम्हारे सामने आकर रूबरू होकर फैसला सुनाता। वो तुम्हारे काबिल कभी नहीं हो सकता था, लेकिन यकीनन ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ, तभी मैं इतनी बेफिक्र होकर कमेंट कर रही हूँ। बेशक जो सहता है वही जानता है कि ये कैसा है। मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकती ही, लेकिन दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द तुम्हें इस चीज़ से बाहर निकाले। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अल्लाह पाक तुम्हें सब्र दे। वो प्यार से इसके गाल छूती बाहर चली गई थी, जबकि इसकी बातें सुनने के बाद वो खाली नज़रों से दरवाजे को देख रही थी। कैसी हो तुम? अब कैसा महसूस कर रही हो? वो कमरे में दाखिल होते हुए उससे पूछने लगा, जबकि वो इसे कोई जवाब दिए बिना नज़रें फेर गई थी। मैं जानता हूँ ये वक्त तुम्हारे लिए मुश्किल है। प्लीज़ खुदा के लिए मुझसे ये सारी हमदर्दियों वाली बातें मत करें। मेरी साथ से बात करवाएं। वो अपने फ़ोन पर लगा हुआ था जब वो इसकी बात काटते हुए बोली, अब इससे बात करके तुम क्या करोगी?
وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے، اب وہ تمہارے لیے نامحرم ہے اور میں تمہیں کسی بھی نامحرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ کافی سرد اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ آپ نے کہہ دیا اور میں نے مان لیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو میں آپ کی یہ چال کامیاب ہونے دوں گی؟ نہیں، میں آپ کی اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ساتھ میرے شوہر ہیں، جب تک کہ وہ خود سامنے آ کر مجھے طلاق نہیں دیتے، اس طرح کے کسی کاغذ کو میں نہیں مانتی۔ ساتھ میرا فون نہیں اٹھا رہے کیونکہ آپ نے پتہ نہیں انہیں کہاں پہنچایا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ملازم سے کہہ کر ہی جھوٹے کاغذ تیار کروائے ہیں اور مجھ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ میں نہیں مانتی ان جھوٹے کاغذوں کو۔ اگر سعد نے کچھ ایسا کیا بھی ہوتا تو وہ کم از کم مجھے آ کر وجہ تو بتاتے، اس طرح مجھے اپنی زندگی سے بے دخل نہ کرتے اور نہ ہی مجھے کاغذات بھیجتے۔ وہ میرے روبرو آ کر مجھے فیصلہ سناتے اور مجھے اس کی وجہ بھی بتاتے۔ مرد میں کم از کم اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور نکال دیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد غصے سے بولی تھی، جبکہ وہ مسلسل سعد کو فون ملا رہی تھی۔ مطلب کہ تم چاہتی ہو کہ سعد تمہارے روبرو آ کر تمہیں 3 طلاق دے؟ فائن، یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکالتا سعد کو ویڈیو کال کر چکا تھا۔ السلام علیکم لالا، میرے بھیجے ہوئے کاغذات ہیر کو مل گئے ہیں؟ اس نے فون اٹھاتے ہی پہلا سوال یہی کیا تھا۔ ہیر کے دل میں درد سا جگا تھا۔ ہاں، اسے کاغذات مل گئے ہیں، باقی وہ تم سے مزید بات کرنا چاہتی ہے۔ لالا، میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میری طرف سے اسے بتا دیجیے گا کہ وہ فارغ ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ اللہ پاک اسے میری گناہوں کی سزا نہ دے۔ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میں جانتا ہوں ہیر آپ کے سامنے بیٹھی ہوگی۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا اور ہیر کی دنیا لٹ گئی تھی۔ وہ اس کے موبائل پر سعد کو بہت آسانی سے دیکھ پا رہی تھی، جبکہ وہ سعد کے سامنے نہیں تھی۔ اس نے فون بند کر کے اسے دیکھا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اب تمہیں مزید کوئی ثبوت چاہیے۔ اب تو اسے میری چال ہی سمجھو گی۔ یہ آپ نے قسمت کا فیصلہ، لیکن جتنا جلدی ہو سکے ان سب چیزوں سے باہر نکل آؤ۔ میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ بس اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی ہیر کے اونچے اونچے رونے کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے ہر درد کو خود میں جذب کر لے، لیکن فی الحال وہ اس بار کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے قدموں کو آگے کی طرف بڑھایا تھا۔ میڈم نے کھانا کھایا؟ وہ آفس سے واپس آیا تو تانیہ اور روحی کو گارڈن میں بیٹھے دیکھا۔ نہیں سر، ہیر کا کمرہ صبح سے بند ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر رہی، اتنا ہی نہیں کھانا بھی نہیں کھا رہی۔ میں کتنی دفعہ گئی ہوں، حالانکہ روحی میڈم بھی گئی تھی، وہ بھی کافی دیر دروازہ کھٹکاتی رہی تھی، لیکن ہیر میڈم نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ تانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ اس نے کہا کچھ نہیں تھا، صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ وہ روحی کو اٹھا کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ یہ وقت ہیر کے لیے کافی مشکل تھا۔ اس سے اس کا واحد سہارا دور ہوا تھا۔ وہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ تو وہ اس صبح سے کمرے سے نکلی تھی اور نہ ہی اس نے کچھ کھایا تھا۔ یہ جان کر اسے برا لگا تھا۔ شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، وہ اسے بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ اس کے سامنے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے یوں بھوکا بھی تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کافی سوچ و وچار کے بعد اس نے اس کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے پیچھے کافی حد تک روحی کا ہاتھ تھا، وہ جو کب سے اسے کہہ رہی تھی۔ اس نے تانیہ کے ساتھ مل کر اپنی فیوریٹ ڈش بنوائی، وہ بھی ہیر کے لیے، تاکہ وہ اسے کھا کر خوش ہو جائے۔ وہ معصوم تو جانتی بھی نہیں تھی کہ ہیر پر کیا بیت رہی ہے۔ اس وقت اسے خوش کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن وہ روحی کو کیا سمجھاتا۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہیر کے کمرے کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اسے بھوکے مرنے تو نہیں دے سکتا تھا۔ سعد نے جو حرکت کی تھی وہ تیش تو اسے بھی دلا گئی تھی۔ شاید یہ فیصلہ ہیر کے لیے صحیح تھا۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے جو اپنے مفاد کی خاطر اسے استعمال کر رہا تھا، اس سے بہتر تھا کہ اس کے ساتھ زندگی نہ گزارتا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، سوچا تھا کہ وہ جتنی جلدی ان سب چیزوں سے باہر نکل آئے۔ وہ ہیر کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، ہیر کو اس کے حال میں چھوڑ دینا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ سوچ کر وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو رہی تھی
اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ بہت سوچ کر سمجھ کر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اب وہ ہیر کو اپنا فیصلہ سنانے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہیر اس فیصلے کے بعد مزید اس سے بدگمان ہو جائے گی، لیکن وہ اس کی بدگمانی کو سوچ کر ان سب سوچوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی کی زندگی صرف اس کی ہی نظر میں نہیں بلکہ معاشرے کی نظر میں بھی برباد ہو جاتی ہے، اور وہ اسے ایسی سوچوں سے بہت دور لے جانا چاہتا تھا۔ روحی بچے، آپ جا کر مس تانیہ کے ساتھ کھیلو اور ان سے جا کر کہو کہ کھانا لگائے، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں آپ کی ماما جانی کو لے کر، وہ روحی کو دیکھ کر بولا، جو اس کی بات سن کر خوش ہو کر باہر بھاگ گئی تھی۔ یقیناً وہ اپنی فیوریٹ ڈش اب اپنی ماما جانی کو کھلانے والی تھی۔